हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट जार। माय नेम इज सावन गुर्जर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस स्ट्रेटजीज टू अटेम्प्ट टेस्ट। सो जैसे अब टाइम आ गया है फुल लेंथ टेस्ट देने का, तो अब मॉक टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहिए। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट या जो मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं वो बचे हुए हैं, तो ट्राई करो उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सको। और अगर आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट है बचे हुए जो कि सब्जेक्ट वाइज या मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, तो आप उनमें से कुछ सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो जो आपको लगे, जो भी प्रेफरेबल हो उनको सिलेक्ट कर लो और अगले 1-2 वीक में उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो इससे क्या होगा कि तुम्हें अब मॉक टेस्ट देने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि हमें लास्ट के 25 to 30 डेज में मॉक टेस्ट ही देना चाहिए, क्योंकि हमें और स्ट्रेटेजीज बनानी है, बहुत कुछ अभी देखना है फुल लेंथ टेस्ट को लेके। तो कम से कम 15 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। तो अगर हम बात करें फुल लेंथ टेस्ट की या मॉक टेस्ट की, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेबस पहले कंप्लीट हो गया होगा और उन्होंने कुछ मॉक टेस्ट दे दिए होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है या फिर जिनके कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं, तो उन्होंने हो सकता है नहीं दिए हो मॉक टेस्ट। एक केस में अगर देखा जाए तो मैंने तो जनवरी फर्स्ट वीक से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था। मैंने पहला मॉक टेस्ट 2 या 3 जनवरी को दिया था। सो जनवरी में आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। अब ज्यादातर टेस्ट सीरीज में 10, 12 या 15 मॉक टेस्ट होते हैं। तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास 10 मॉक टेस्ट है। जैसे कि मेरे केस में देखा जाए तो मेरे पास 9 मॉक टेस्ट है। 2 या 3 जो डेमो टेस्ट सीरीज के मॉक होते हैं वो मैंने देख लिए थे, और मैंने 12 कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज अ मॉक टेस्ट दिए थे, क्योंकि मैंने दिए थे 16, 15, 14 एंड 13 एंड देन 17, 18, 19 कुछ ऐसे मैंने प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट दिए थे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास 20 to 23 टेस्ट अवेलेबल है, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो मैं क्या करता था, वीक में 2 मेरे मॉक टेस्ट जो मेन वाले थे वो देता था, 2 या 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाता था, और जो 17, 18, 19 के थे लास्ट के 3 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो मैंने एंड में गेट के कुछ 5 से 7 दिन पहले लगाए थे। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एज अ मॉक टेस्ट लगाने से क्या फायदा है, एक तो आपके नंबर ऑफ मॉक टेस्ट भी बढ़ जाते हैं, जिससे कि आप और स्ट्रेटेजीज बना के देख सकते हो। दूसरी चीज ये है कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी एक बार और हो जाते हैं, और उनमें से अच्छे क्वेश्चन से आप और कुछ कॉन्सेप्ट निकाल पाते हो। सो आपको ऐसे वीकली प्लान करना है। तो इस तरीके से मैं वीक में 2 टेस्ट अपने मॉक टेस्ट दे देता था, 2 या 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्लस जो दिन बचते थे उसमें मैं रिवीजन कर लेता था और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता था जो मुझे लगते थे। इस तरीके से आपके टेस्ट भी होते जाते हैं और रिवीजन भी होता जाता है, और एनालिसिस तो करना ही करना है हर टेस्ट के बाद। अब इसके बाद आते हैं स्ट्रैटेजी पर। तो स्ट्रैटेजी जो होती है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। मतलब किसी को एप्टीट्यूड पहले करना सुटेबल रहता है और किसी को एप्टी एंड में करना सुटेबल लगता है। मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरे केस में ये था कि मुझे एप्टी पहले करना सही लगता था, क्योंकि मुझसे एप्टी बन भी जाता था, और एंड में मेरे को शायद जल्दी में मैं कुछ गलत कर देता था एप्टी में, क्योंकि एंड में हमें थोड़ी जल्दी रहती है सॉल्व करने की। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको चूज करना है आपको पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। अब बात करें मार्क्स वाइज क्वेश्चन की, तो किसी के लिए 1 मार्क क्वेश्चन पहले करना सुटेबल रहता है, किसी के लिए 2 मार्क क्वेश्चन पहले करना सुटेबल रहता है। तो मुझे तो 1 मार्क क्वेश्चन पहले करना ज्यादा अच्छा लगता था, और मैंने ये स्ट्रेटेजी बना ली थी। तो पहले मैं 1 मार्क क्वेश्चन करता था, फिर 2 मार्क क्वेश्चन करता था, और आपको इसमें भी टाइम लिमिट बना के रखनी है कि इतने मुझे पर्टिकुलर इस पोर्शन को 1 मार्क वाले पोर्शन को इतना ही टाइम देना है और 2 मार्क्स वाले पोर्शन को इतना ही टाइम देना है। क्योंकि अगर आप अपनी टाइम लिमिट एक्सीड करते हो तो आपका हो सकता है पूरी स्ट्रेटेजी गड़बड़ा जाए। तो ये चीजें आपको ट्राई कर करके देखना है और अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी इससे बनानी है। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी उसमें मेरी टाइम लिमिट कुछ ऐसी थी कि मैं फर्स्ट के 20 मिनट एप्टी और इंग्लिश को देता था। उसके बाद जो 1 मार्क के क्वेश्चन करता था मैं 1 मार्क के क्वेश्चन को मैं टाइम दे देता था अराउंड 45 to 50 मिनट,
देन उसके बाद में 2 मार्क के क्वेश्चन को टाइम देता था 80 से 90 मिनट। तो इससे क्या होता था कि एंड में मेरा अराउंड 20 to 30 मिनट बच जाते थे, जिसमें मैं अपने पेपर को वापस से रिवाइज कर सकता था और जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन किए थे उनको वापस से देख सकता था। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास 20 to 30 मिनट बचे, लेकिन आपके लिए ये ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि अगर पेपर ज्यादा टफ आ गया तो हो सकता है कि आपके पास 10 to 15 मिनट ही बचे एंड में। लेकिन आपको ऑप्टिमल मान के चलना, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर इस साल भी पेपर आया तो आपको ये मान के चलना है कि 20 to 30 मिनट तो आपको बचा के रखने हैं, ताकि आप जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन कर रखे थे उनको देख सको और एक बार फिर से अपने कोई गलत ऑप्शन तो लगा ऐसा कुछ जो भी आपको रिवाइज करना रहता है पेपर को एंड में वो कर सको। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही टाइम लिमिट डिसाइड करनी है, आपको जो भी जिस भी पोर्शन को जितना टाइम देना है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिए आपको जो भी सुटेबल रहता है, लेकिन अपनी टाइम लिमिट को ज्यादा एक्सीड मत करना। हो सकता है 4 से 5 मिनट एक्स्ट्रा किसी पोर्शन में लग जाए तो वो दे सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि गेट में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि पहला जो पोर्शन था उसको मुझे 20 मिनट देना था, तो मैंने उसको 20 मिनट में सॉल्व कर दिया और उसको एक बार अच्छे से देख भी लिया। 20 मिनट में मेरा ये हो गया था। सेकंड पोर्शन जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन रहते थे उसको मैंने अपने टाइम लिमिट से 5 से 7 मिनट ज्यादा देने पड़े थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, तो उनको मैंने फटाफट स्कैन किया और मैंने 5 से 7 मिनट ज्यादा दिए, तो उसमें मेरे एक या 2 क्वेश्चन बन गए थे और फिर मैंने बाकी क्वेश्चन को अभी छोड़ दिया था। फिर मैं 2 मार्क्स पे स्विच कर गया था। मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन पर अटका रहता तो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े मुझे लगे कि नहीं यार सिंपल आया कंपैरेटिवली, तो हो सकता है कि मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन को उतने अच्छे से नहीं कर पाता और जल्दी में हो सकता है मैं डेफिनेटली जल्दी में मैं क्वेश्चन में गलती करता, तो आज मैं IIT बॉम्बे की जगह किसी और IIT या NIT में हो सकता था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपनी स्ट्रेटेजी पे बने रहो और जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है उस पे ही आपको गेट का पेपर भी देना है। और अगर आप क्वेश्चंस को टाइम लिमिट में नहीं कर पा रहे हो, तो किसी भी पोर्शन को टाइम लिमिट में नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्वेश्चन को स्किप करना है। स्किप करना है मतलब कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर वो क्वेश्चन टफ हुआ या फिर ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं बनेगा, तो आपको उसको छोड़ देना है और ये मान के चलना है कि इसको एंड में टाइम बचा तो करेंगे। तो इससे होगा क्या कि आप किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन में पहले वो क्वेश्चन तो कर ही पाएंगे जो आपके लिए बनने वाले हैं। तो इसलिए ये चीज डिसाइड कर लेना कि किस पोर्शन को कितना टाइम देना है और ट्राई करो कि उतने टाइम में कर पाओ। अब अगर देखिए इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है। मतलब ये मेरा मतलब है कि अगर किसी का पूरा सिलेबस है तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छी रैंक ले आएगा, क्योंकि अच्छी रैंक के लिए आपका सिलेबस तो होना ही होना है। साथ में आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी की भी जरूरत है। आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आप एग्जाम दे रहे हैं, वो जरूरी है। तो आपको अच्छे से कंसंट्रेट होके एग्जाम देना है और ये अज्यूम करके एग्जाम दो कि मैं एक्चुअल के गेट के पेपर को दे रहा हूँ, क्योंकि आप अगर ऐसा मान के चलोगे कि मैं अभी गेट का एग्जाम दे रहा हूँ तो आपको वहां पे गेट में ऐसा लगेगा कि मैं मॉक टेस्ट घर बैठ के मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। तो आप इससे प्रेशर हैंडल करना सीख जाओगे। जो एग्जाम का प्रेशर होता है तो कई लोगों का पेपर इस कारण बिगड़ जाता है कि वो वहां पे कूल नहीं रह पाते हैं एग्जाम में। सो ये मान के पेपर दिया करो कि मैं एक्चुअल गेट का पेपर दे रहा हूँ। और जब भी टेस्ट दो तो उसके पहले आप अपनी जो प्रीवियस एनालिसिस से मिस्टेक्स निकली थी उनको एक बार फटाफट देख लिया करो। टेस्ट देने से पहले आप कुछ पॉइंट्स बोला करो कि मैं कॉन्सेंट्रेट होकर एग्जाम दूंगा और मुझे क्वेश्चन स्किप करने, अगर मेरे टाइम लिमिट में नहीं बन रहे हैं तो मुझे क्वेश्चन पढ़ के देखना है, उसको छोड़ना है और अगले क्वेश्चन पे जाना है जो कि सिंपल हो सकता है। और आपको टेस्ट एक सिटिंग में देना है, जैसे कि आप गेट में दोगे। आपको अगर प्यास लग रही है तो आप अपने साथ बॉटल रख लो पानी की और आपको 3 घंटे तक पेपर पे ही फोकस करना है। आपको वहां से जगह से नहीं हिलना है। आप एक चीज और कर सकते हो जो कि मैं क्या करता था, कुछ क्वेश्चंस को जुगाड़ से करता था। जुगाड़ से मतलब ये कि जो उसकी फॉर्मल स्ट्रेटेजी, जो उस क्वेश्चन को करने की फॉर्मल मेथड है उससे नहीं कर पाता था, तो मैं कुछ भी इधर उधर के कॉन्सेप्ट लगा के या कुछ जुगाड़ से क्वेश्चन को करता था। डायरेक्ट गेस नहीं बोल रहा हूं मैं, बस कुछ जुगाड़ लगा देता था। तो उन क्वेश्चन को मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देता था और जब मार्क फॉर रिव्यू को मैं पेपर एंड होने के बाद जो रिवीजन का टाइम बचता है उसमें मैं देखता था, तो उसमें फिर भी कुछ क्वेश्चन जो बच जाते थे उन क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता था कि ये क्वेश्चन मैंने बड़ी जुगाड़ से लगाए हैं।
अब मैं पेपर एंड होने के बाद जब एनालिसिस करता था उस टाइम में उनके मार्क्स कैलकुलेट करता था कि इन क्वेश्चन से मुझे कोई नेगेटिव मार्क्स तो नहीं मिल रहा है या फिर मुझे कोई मार्क्स का प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। तो मुझे जनरली वैसे ये चीज तो रेयरली होती थी कि नेगेटिव मार्क्स मिलते थे उनसे, लेकिन जनरली +2 +4 या +8 तक भी उससे मार्क्स मिल जाते थे। तो आप ये चीजें ट्राई कर सकते हो कि आपको आपकी सॉल्व की हुई मेथड से मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि मुझे इंग्लिश में जो वर्ड वाली प्रॉब्लम रहती थी उसमें मैं जब भी कुछ लगाता था तो वो मेरा गलत ही जाता था जब तक कि मैं श्योर न हूं। तो मैं क्या करता था, मैंने बाद में वो क्वेश्चन लगाना ही छोड़ दिया कि अगर मैं उस क्वेश्चन के लिए उस ऑप्शन के लिए श्योर नहीं हूं तो मैं उसका आंसर नहीं करता था। और गेट में होता क्या है, गेट एग्जाम में आपको वहां पे कोई रफ शीट A4 साइज की नहीं मिलती है, आपको एक छोटे साइज की शीट मिलती है जिसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो आप ट्राई करो कि आप जब घर पे टेस्ट दे रहे हो तो उस साइज का एक शीट बना लो। जैसे कि मैंने अपने टाइम पे ये शीट बनाई थी, कुछ ऐसी इतनी बड़ी अराउंड इसी साइज की एक शीट मिलती है गेट में भी। तो उस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने रहते हैं। और टाइम का भी ध्यान रखो कि आपको जो भी स्लॉट गेट के लिए अवेलेबल हुआ है उसी स्लॉट में आप ट्राई करो कि टेस्ट दे सको। अगर अभी स्लॉट अवेलेबल नहीं हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्लॉट मिलने वाला है। जैसे कि मेरे टाइम पे मुझे 2:30 to 5:30 का स्लॉट अलॉट था। सो आपको जो भी स्लॉट अलॉटेड है उस स्लॉट में आपको पेपर भी देना है ताकि वहां पे जाके आपको ऐसा ना लगे कि मैं किसी और टाइम पे दे रहा हूं। तो आपकी बॉडी, क्योंकि अगर आप उसी अलॉटेड टाइम पे मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी बॉडी और ब्रेन को भी थोड़ा हैबिट हो जाएगी। तो बस कॉन्सेंट्रेट होकर पेपर दिया करो, अच्छे से पेपर दो, मार्क्स को ज्यादा मत देखो, इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आएगा और बस करते जाओ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया मैंने और उनको भी फायदा हो। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे, तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना। उस पर मैंने अपने गेट प्रिपरेशन के टाइम के नोट्स डाल दिए हैं और भी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके भी नोट्स डाल दूंगा। और मॉक टेस्ट से या किसी भी गेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे अगर कुछ डालना होगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, सो ज्वाइन कर लेना। तो बस अच्छे से प्रिपरेशन करते जाओ यार, कोई ज्यादा टेंशन मत लो, बस प्रिपरेशन करो और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपने ईमानदारी से प्रिपरेशन करी है तो उसका रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। थैंक यू।